दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम ऑब्सेसिव यौगिक और इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट के अंदर हम क्या बात करेंगे बेटा, त्रिविम समावयवता के बारे में बात करेंगे, स्टीरियोआइसोमेरिज्म के। और स्टीरियोआइसोमेरिज्म चूंकि आप जानते हो दो प्रकार की होती है, एक ज्यामितीय समावयवता और एक प्रकाशिक समावयवता। हम इस पार्ट फर्स्ट में बात करेंगे ज्यामितीय समावयवता के बारे में और पार्ट सेकंड में बात करेंगे प्रकाशिक समावयवता के बारे में। यानी कि इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रकाशिक समावयवता के बारे में। अभी फिलहाल हम बात करेंगे ज्यामितीय समावयवता। पहले समावयवता को समझते हैं। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था समावयवता को। समावयवता क्या होती है, ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान लेकिन उनके भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग हो, वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और इसी घटना को हम समावयवता कहते हैं। समावयवता दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक समावयवता और एक त्रिविम समावयवता, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियोआइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता मैंने आपसे कहा था ऐसी समावयवता जिनमें संरचना के अंदर बेटा भिन्नता होती है, स्ट्रक्चर के अंदर भिन्नता होती है और भिन्नता के कारण उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं और उन दोनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, संरचनात्मक समावयवी, और इसी घटना को हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं, जैसे कि हमने वहां पर पढ़ा था। अब बात करें हम त्रिविम समावयवता। त्रिविम क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना। जब 3D स्पेस में यानी कि जब अंतराकाश में, जब अंतराकाश में यानी कि 3D के अंदर लिगेंडों का ओरिएंटेशन अभिविन्यास अलग अलग होता है, लिगेंडों की स्थिति अलग अलग होती है, तो स्थिति अलग अलग होने के कारण उनके गुण भी अलग अलग हो जाते हैं और गुण अलग अलग होने से वो दो अलग अलग रूप हो जाते हैं और उन दोनों रूपों को हम क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवी, और इसी घटना को हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। जब हमारे पास लिगेंडो की पोजीशन 3D स्पेस के अंदर विभिन्न हो, लिगेंडो की पोजीशन यानी कि लिगेंड्स की जो पोजीशन है जब 3D के अंदर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो अलग अलग होने से उन दोनों यौगिक को हम क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवी, और इसी घटना को हम क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवता। हम पढ़ने वाले हैं त्रिविम समावयवता के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैं बात कर रहा था बेटा त्रिविम समावयवता स्टीरियोआइसोमेरिज्म की। तो मैंने आपसे कहा था स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बारे में कि ऐसे हमारे पास यौगिक जिनका 3D स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन यानी कि अभिविन्यास अलग अलग होता है, उन अलग अलग होने से उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं, जिस कारण उनमें कौन सी समावयवता पाई जाती है बेटा, त्रिविम समावयवता पाई जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जब दो या अधिक यौगिकों के अणुसूत्र संरचना सूत्र समान हो, अणुसूत्र भी और संरचना सूत्र भी समान हो, परंतु अंतराकाश 3D में परमाणुओं या समूहों, जिन्हें आप लिगेंड्स बोल सकते हो, भिन्न प्रबंधकों के कारण यानी कि उनका ओरिएंटेशन कह दो या स्थिति कह दो, विभिन्न स्थिति के कारण गुण भिन्न हो, तो यह समावयवता क्या कहलाती है बेटा, त्रिविम समावयवता कहलाती है। अब हमारे पास जैसे कि हम पढ़ने वाले उपसंयोजक यौगिक के बारे में, और उपसंयोजक यौगिक के अंदर जो त्रिविम समावयवता है यानी कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या जो त्रिविम समावयवता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखने को मिलेगी। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं तो ध्यान से सुनना बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसकी संरचना टेट्राहेड्रल हो सकती है, चतुष्फल की हो सकती है हिंदी में, या फिर बेटा स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर। चतुष्फल के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, मेरे पास मेटल है, यहां लिगैंड है, इस तरीके से हमारे पास बेटा 4 लिगैंड होंगे और ये स्ट्रक्चर हमारी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर को कैसे ड्रॉ करोगे, एक स्क्वायर बना लोगे, बीच में मेटल, यहां लाइन ड्रॉ करना, ये एक लिगैंड, ये एक लिगैंड, ये एक लिगैंड और ये एक लिगैंड, स्क्वायर प्लेनर। या फिर हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, अष्टफल के, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये एक स्क्वायर है, इस तरीके से ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर में आप देखोगे बेटा एक लिगैंड ऊपर लग रहा हुआ और एक लिगैंड हमारा नीचे लग रहा हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कब होती है, जब इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। तो यहां पर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है और जब यहां पर लिगैंड की पोजीशन डिफरेंट होगी, लिगैंड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो लिगैंड की पोजीशन चेंज होने से जो हमारे पास समावयवता आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिविम समावयवता। बात समझ में आ गई होगी। चूंकि हम जानते हैं त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है,
एक बेटा हमारे पास ज्यामितीय समावयवता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरे हमारे पास ध्रुवण या फिर प्रकाशिक समावयवता मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। तो अभी हम पढ़ने वाले कौन से है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को समझते हैं। बात करें बेटा ज्यामितीय समावयवता के बारे में, सिंपल सी बात है, ज्यामितीय समावयवता क्या होती है इसको समझते हैं। मैंने अभी कहा ज्यामितीय समावयवता एक त्रिविम समावयवता है, और त्रिविम समावयवता क्या होती है, जब हमारे पास लिगेंड की 3D के अंदर पोजीशन अलग अलग हो, तो अलग अलग होने से उनके गुण अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए उनके अंदर जो समावयवता पैदा होती है उसको त्रिविम समावयवता बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ज्यामितीय समावयवता का फंडा भी वही है कि जब हमारे पास ऐसे दो यौगिक जिनमें लिगेंडों की पोजीशन अलग हो, तो लिगेंड की पोजीशन अलग होने से उनके अंदर जो समावयवता पैदा होती है उसको हम बोलते हैं ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेनली हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है वो दो रूपों में देखने को मिलती है, दो रूपों में पाई जाती है। एक बेटा हमारे पास समकक्ष रूप होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस फॉर्म, और एक मेरा बेटा होता है बेटा विपक्ष रूप होता है जिसे हम बोलते हैं बेटा ट्रांस। दो रूपों में हमें देखने को मिलेगी ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, राइट, एक सिस फॉर्म और एक ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म में हम कहते हैं, सिस फॉर्म में ध्यान सुनो, दो समान ग्रुप समान समूह एक ही पक्ष में होते हैं, एक ही पक्ष में होते हैं। जब दो समान समूह एक ही पक्ष में होंगे तो वो कौन सी फॉर्म कहलाएगी, उसकी सिस फॉर्म कहलाएगी। एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल के बेसिस पे मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों ग्रुप जो सेम ग्रुप होंगे, ये दोनों 90 डिग्री एंगल पर जुड़े होंगे। विपक्ष में अगर हम बात करें तो जब दो समान समूह विपरीत होते हैं तो फिर उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा, उसकी ट्रांसफॉर्म कहेंगे। और अगर विपरीत हो रहे हैं, मान लीजिए एक एटम ऐसे है और एक एटम ऐसे, तो विपरीत होने से इनके बीच का एंगल कितना बनता है बेटा, 180। एक ऐसे और एक ऐसे, तो एंगल कितना बनेगा, 180। तो अगर ये विपरीत है तो फिर हमारे पास एंगल कितना देखने को मिलेगा, 180। तो सिस फॉर्म में जो एंगल होता है वो 90 होता है, जबकि ट्रांसफॉर्म में जो एंगल होता है वो 180 होता है। ये बात भी आपको पता हो गई। अब ध्यान सुनना, जो ज्यामितीय समावयवता है, ध्यान से सुनो बेटा, ज्यामितीय समावयवता ऐसे यौगिकों में पाई जाती है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। अगर केंद्रीय धातु परमाणु की उपसहसंयोजक संख्या 4 है या फिर उपसहसंयोजक संख्या 6 है तो उसके अंदर ज्यामितीय समावयवता पाई जा सकती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको मैंने बताया था अभी, दो स्ट्रक्चर बनती है। एक तो हमारे पास चतुष्फल की, ध्यान से सुनते रहना बेटा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल, और एक हमारे पास बनती है बेटा वर्ग समतलीय, जिसे हम बोलते हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर। तो अगर मेरे पास चतुष्फल के स्ट्रक्चर है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, वर्ग समतलीय तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी। ध्यान रखना, चतुष्फल के स्ट्रक्चर कब आते हैं, जब संकरण sp3 होता है। अगर संकरण sp3 हुआ तो संरचना क्या आएगी, चतुष्फल की। लेकिन अगर संकरण हमारे पास dsp2 हुआ, dsp2, तो फिर संरचना क्या आएगी उसकी, यानी कि इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, वर्ग समतलीय आएगी। अभी संकरण के बारे में हमने पढ़ा नहीं, इससे नेक्स्ट जो थ्योरी आने वाली है उसके अंदर हम संकरण के बारे में पढ़ेंगे और ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे कि कब हमारे पास संकरण dsp2 होगा और कब हमारे पास sp3 होगा, यानी कि कब हमारे पास चतुष्फल के कंपाउंड होगा और कब हमारे पास क्या होगा बेटा, वर्ग समतलीय कंपाउंड होगा। तो ध्यान से सुनना, हमारे पास मैं फिर बोल रहा हूं, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कब मिल सकती है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो इनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल सकती है, ज्यामितीय समावयवता पाई जा सकती है। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं तो यहां पर दो ज्यामितीय संरचना बनती है, एक चतुष्फल की और एक वर्ग समतलीय। चतुष्फल के मतलब टेट्राहेड्रल, वर्ग समतलीय मतलब स्क्वायर प्लेनर। ये कब आता है, जब संकरण sp3 होता है। ये कब आता है, जब संकरण dsp2 होता है। ये बात आपको पता चल गई होगी, राइट। वर्ग से अगर हम बात करें
कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में संरचना हमारे पास अष्टफल की होती है, जैसे कि आप जानते होंगे अष्टफल की। अष्टफल की कैसी होती है बेटा? अष्टफल की मतलब ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर दो प्रकार के संकरण मिल सकते हैं, D2sp3 मिल सकता है बेटा, या D2sp3 मिल सकता है, या फिर sp3D2 मिल सकता है। दो प्रकार के संकरण हो सकते हैं, दोनों केस में हमारे पास संरचना क्या आएगी? अष्टफल के आएगी, राइट। तो अब हम सीखते हैं कि टेट्राहेड्रल के अंदर जो जीआई है वो पॉसिबल है या नहीं है, वर्ग समतली में पॉसिबल है या नहीं है, ऑक्टाहेड्रल में पॉसिबल है या नहीं है, ये चीजें सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, चतुष्फल की, चतुष्फल की मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। केस फर्स्ट लिख लेते हैं बस, और क्या। चतुष्फल के, चतुष्फल के बेटा नोट्स आ गए हैं, नोट्स की टेंशन लेना, अभी मैं चीजों को सिखा रहा हूं फिर नोट्स पे चलेंगे। चतुष्फल के टेट्राहेड्रल, अब ध्यान से सुनना बेटा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब यहाँ पर टेट्राहेड्रल की जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो जैसे कि आप जानते हो, अभी मैंने आपको दिखाया था कि अगर मैं एक यहां पर बात करूं डिफरेंस लिगेंड की, तो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये ए है, ये बी है, और ये हमारा सी है बेटा, और ये हमारा डी है। इस जो मैंने डैश लाइन से लिखा है इसका मतलब सी अंदर की ओर है, मैं सिखाऊंगा, इस बात को बताऊंगा। तो ये मेरे पास जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, इसको हम बोलते हैं चतुष्फल की, चतुष्फल के, चतुष्फल के टेट्राहेड्रल। अब अगर हमारे पास ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुई तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर संकरण sp3 आता है, ये बात आपको पता हो। अब अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो यहां पर हर लिगेंड बेटा, हर लिगेंड, ये ABCD क्या है? लिगेंड है। ABCD क्या है बेटा? ABCD हमारे लिगेंड है। क्या है? लिगेंड। कैसे लिगेंड है बेटा? एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, राइट। अब सुनो, यहां पर हर लिगेंड की जो पोजीशन है वो 109 डिग्री 28 मिनट की है। हर लिगेंड की पोजीशन कितनी बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट की, यानी कि एक लिगेंड दूसरे लिगेंड से, बाकी तीनों लिगेंड से, अगर मैं कहूं बाकी तीनों लिगेंड से किस एंगल पर जुड़ा हुआ है? 109 डिग्री 28 मिनट पर जुड़ा हुआ है। अब मैं यहां पर अगर मैं दो लिगेंड्स को इंटरचेंज कर दूं, दो लिगेंड्स की पोजीशन को बदल दूं, तो ए की जगह में डी को ले गया बेटा, और डी की जगह में ए को लिया, तो क्या मेरे पास एक नया कंपाउंड बनेगा? चेक करो, क्या मेरे पास ये कंपाउंड अलग अलग है क्या दोनों? यहां पर भी अभी भी अगर इंटरचेंज करने के बाद भी देखोगे तो पोजीशन आपको तो चेंज हो गई, पोजीशन तो चेंज दिख रही है, लेकिन एंगल तो अभी भी वही रहेगा बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट। इसका मतलब रियल में इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए मेरे पास ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इस तरीके से, ध्यान से देखना बेटा, ये आपको दिख रहा होगा। ये मेरा अंदर वाला सी है, ये मान लीजिए बेटा ये सी है, ये मान लो ए है, ये डी है, और ये बी है, राइट। ए डी बी, ये चारों के चारों जो लिगेंड है वो हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट पर है। सबके बीच का एंगल सेम है, सबके बीच का एंगल क्या है बेटा? सेम है। ध्यान सुनना, एंगल बिल्कुल सेम है, 109 डिग्री 28 मिनट का। अब मैंने क्या करा, इन दो लिगेंड को, या कोई भी दो लिगेंड उठाओ, इनको इंटरचेंज कर दो। अब जब मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, इनको बदल रहा हूं, तो मैं इसको ए को इधर लिया है डी के स्थान पर, और डी को इधर लिया है बेटा मैं ए के स्थान पर। चेक करो बेटा, चेक करो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब जब मैंने इंटरचेंज करा तो क्या इनके बीच का एंगल चेंज हुआ? नहीं हुआ, अभी भी 109 डिग्री 28 मिनट ही रहेगा। क्या इनके बीच का एंगल चेंज हुआ? नहीं हुआ, अभी भी 109 डिग्री। क्या इनके बीच का एंगल चेंज हुआ? नहीं हुआ भाई, अभी भी 109 डिग्री 28 मिनट का रहेगा। यानी कि आप चारों लिगेंड की अगर पोजीशन भी चेंज कर दो तब भी यहां पर कोई ज्योमेट्री चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि चारों के चारों जो लिगेंड है वो एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। मतलब एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट का है। इसलिए आप कह सकते हो कि यहां पर लिगेंड को एक्सचेंज करने पर, 3D के अंदर लिगेंड को चेंज करने पर, इनकी पोजीशन बदलने पर इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, इनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आता,
एंगल में कोई बदलाव नहीं आता, तो मैं कहूंगा कि जो चतुष्फल के जटिल यौगिक होंगे वो हमारे ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करेंगे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना बेटा, जो हमारे पास चतुष्फल के जटिल यौगिक होते हैं वो हमारे पास ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करते। अगर कारण पूछ ले क्यों नहीं करते, तो आप कहोगे भाई चारों के चारों जो लिगैंड है वो एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है और एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट का है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। अब बात करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं वर्ग समतल्य के। सेकंड में हम बात करते हैं बेटा वर्ग समतल्य की। मैं यहां समझा रहा हूं, फिर नोट्स पे चलेंगे। वर्ग समतल्य स्क्वायर प्लेनर। अब स्क्वायर प्लेनर में आप जानते हो, हम मान लें कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर है। तो मैंने कहा मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा है MA4 टाइप का और ये स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, याद रखना वो आपको इस तरह का कंपाउंड नहीं देगा, वो आपसे कहेगा NiCl4 है, NiCl4 डाइनेगेटिव है, तो बताओ ये कंपाउंड ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। इस तरीके से कंपाउंड देगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो आपको सबसे पहले देखना है कि इस पर संकरण क्या है, sp3 है या फिर dsp2 है। आप कहोगे सर संकरण तो पढ़ा है नहीं आपने। अरे भाई कल कोई थोड़ी पेपर है, पेपर तो बाद में होगा ना, इतना हम पढ़ लेंगे, संकरण के बारे में बात करेंगे, अच्छे से करेंगे बेटा, तो आपको पता चल जाएगा थ्योरी के अकॉर्डिंग संकरण। तो पहले संकरण निकालना, संकरण से पता चलेगा आपको संरचना का, कि संरचना चतुष्फल की है या फिर बेटा वर्ग समतली है। अब जैसे संरचना का पता चल जाएगा फिर आप कंडीशन मैच करोगे। अगर यहां पर जैसे कि मैं बताऊं, यहां पर संकरण आपको क्या देखने को मिलेगा sp3, और अगर sp3 है तो संरचना क्या होगी चतुष्फल के। क्या चतुष्फल के जटिल यौगिक ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करते हैं? आप कहोगे नहीं करते। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर ये ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। नो जीआई, नो जीआई, जीआई का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा, अगर मेरे पास वर्ग समतलीय है तो क्या ये जीआई पॉसिबल है या नहीं है, इसको समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास पहले वर्ग समतलीय की बात कर लेते हैं। ये एक वर्ग है बेटा, ये एक वर्ग है और यहां मेरे पास एक मेटल है। यहां मान लीजिए ए है और यहां मेरा मान लीजिए ए है, यहां मेरा बी है सपोज दैट, और यहां भी मेरा बी है। अब सुनो बेटा, ये जो दो ए है, चूंकि वर्ग के अंदर हर एक चीज 90 डिग्री पर जुड़ी होती है, तो ये जो मेरा ए है इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। कितना होगा बेटा 90 डिग्री का होगा। यहां भी अगर आप देखोगे तो चाहे नीचे वाला देख लो, ये भी कितने एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। अब अगर मैं इनको रोटेट कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, तो आप देख सकते हो यहां पर आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि जो एंगल है बेटा, यहां पर अगर मैं रोटेट कर दूं तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इनको रोटेट करा तो बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। अब मुझे बताइए जो ए है वो कितने के एंगल पर चले गए 180 के। आप देख सकते हो ए के सामने ए आ गया भाई, अपोजिट हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए, 180 के एंगल पे चला गया। यानी कि जब दो सेम ग्रुप अपोजिट हो जाए, 180 के एंगल पे चले जाए, तो इस फॉर्म को हमने कहा था ट्रांसफॉर्म, इसे आप ट्रांस कह सकते हो। और जब दो सेम ग्रुप सेम साइड में हो जाए तो इसे आप क्या बोल सकते हो सिस फॉर्म, बताया था ना। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है। आप देख सकते हो इसमें लिगैंड की पोजीशन अलग अलग है। यहाँ ए और ए 90 डिग्री पर जुड़े हुए हैं, यहाँ ए और ए 180 के एंगल पर जुड़े हुए हैं, तो अलग अलग कंपाउंड है। मतलब वर्ग समतलीय जटिल यौगिक के अंदर एंगल्स चेंज हो सकता है, और अगर एंगल चेंज होगा तो इसका मतलब फिर ये अलग कंपाउंड होंगे, मतलब जीआई पॉसिबल होगी। तो आप कह सकते हो कि वर्ग समतलीय जटिल यौगिक में बेटा जीआई पॉसिबल है। जीआई क्या है पॉसिबल। तो चलिए अब जीआई देखते हैं। मैंने मान लीजिए MA4 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स को जटिल यौगिक है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है वर्ग समतलीय। अब मैं वर्ग समतलीय स्ट्रक्चर बनाता हूं और चेक करता हूं क्या इसके अंदर जीआई पॉसिबल है। ये मेरा ए है, ये मेरा ए है बेटा, ये ए है, ये ए है।
चलिए इनको इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करने से कोई जीआई आएगी, बताओ जल्दी से। पहला, कोई जीआई पॉसिबल होगी? आप कहोगे नहीं होगी, तो यहां लिखोगे नो जीआई, कोई जीआई शो नहीं करेगा, कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करा? क्योंकि सर इंटरचेंज करने के बाद भी जो स्थिति पहले थी वही स्थिति बाद में, कोई बदलाव ही नहीं आ रहा। तो जो रूप पहले है वही रूप बाद में इंटरचेंज होने के बाद भी, इसका मतलब इसमें कोई जीआई पॉसिबल नहीं होगी। दूसरा, मैंने कहा Ma3B टाइप का कोई कंपाउंड है, Ma3B टाइप का कोई कंपाउंड, यानी कि 3 लिगेंड्स एक जैसे हैं और एक मेरा अलग है। चेक करो बेटा। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हो, ए के सामने ए है, यहां भी ए के सामने ए है। इंटरचेंज करने के बाद अगर चेंज हो जाए, ए के सामने कुछ और आ जाए, तो फिर आप कहोगे जीआई पॉसिबल है। यहां पर देखो बेटा, 3 ए है, ए बी। अब यहां देखो ए के सामने कौन है? बी है, ए के सामने बी है, यहां ए के सामने ए है बेटा। किसी को पहले लिखो, किसी को बाद में, आपको देखना है। ए के सामने बी, ए के सामने बी और ए के सामने ए। आपने इनको इंटरचेंज करा। इंटरचेंज करने के बाद अगर मेरा नया रूप आ गया तो मैं कहूंगा जीआई पॉसिबल, जीआई पॉसिबल। तो ये ए तो फिक्स करा, इनको इंटरचेंज कर दिया, ऊपर बी ले गया, नीचे ए ले गया। मुझे बताओ, अब ए के सामने ए है ना, ए के सामने बी है, इसका मतलब सेम ही तो है। ए के सामने बी, ए के सामने बी, ए के सामने ए के सामने ए। तो जो ये है कंपाउंड वही ये है कंपाउंड, सेम है। इसका मतलब इसके अंदर जब आपने लिगेंड की पोजीशन को एक्सचेंज करा तो एक नया उत्पाद नहीं बना। तो मैं कहूंगा इसके अंदर कोई जीआई नहीं है, नो जीआई। कोई ज्यामितीय समावेयता नहीं पाई जाती, कोई ज्यामितीय समावेयता बेटा नहीं पाई जाती। आगे बढ़ते हैं। मेरे पास मान लीजिए Ma2B2 टाइप का, या इसके बारे में बाद में कर लेंगे, MAA टाइप का कोई कंपाउंड है ये। अब ये AA क्या है? ये एक AA द्विदंती लिगैंड है बेटा, द्विदंती लिगैंड है। किस प्रकार का द्विदंती लिगैंड है बेटा? सममित। तो मैं यहां लिख सकता हूं सममित द्विदंती लिगैंड, सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगैंड। सममित, सममित का मतलब है जैसे EN आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड CH2NH2, नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। तो अब आप इसमें देख सकते हो बेटा कि यहां भी डोनर एटम N है और यहां भी डोनर एटम N है, दोनों डोनर साइड सेम एटम करता है। यहां भी N ही डोनेट करता है मेटल को इलेक्ट्रॉन, यहां भी N डोनेट करेगा और यहां से भी N डोनेट करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डोनर यहां भी A है और यहां भी A है। तो मैं बोल रहा हूं ये जो द्विदंती लिगैंड है वो AA टाइप का है। तो जब सममित द्विदंती लिगैंड होगा तो उसे AA से डिनोट करेंगे, और जब बेटा असममित द्विदंती लिगैंड होगा तो उसे हम AB से डिनोट करेंगे, असममित द्विदंती लिगैंड। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। असममित द्विदंती लिगैंड का मतलब जब दो डोनर, जब द्विदंती लिगैंड ऐसा जिसकी डोनर साइट अलग अलग हो, यानी कि ऊपर से N डोनेट करे तो नीचे से कोई और एटम डोनेट करे, तो वो लिगैंड कैसे कहलाता है? असममित द्विदंती लिगैंड, राइट। तो चलिए अगर मेरे पास ऐसा कोई लिगैंड है टाइप का, जैसे हमारे पास EN हुआ, तो अब ध्यान सुनना, मेरे पास स्क्वायर प्लेनर है ये M इस तरीके से। अब मान लीजिए यहां से भी N डोनेट कर रहा है, A डोनेट कर रहा है, यहां से भी A डोनेट कर रहा है इस तरीके से, यहां भी A डोनेट कर रहा है और यहां भी A डोनेट कर रहा है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो A के सामने अभी भी A है, A के सामने अभी भी A है। जब मैं इंटरचेंज कर दूंगा, इंटरचेंज मतलब बदल दूंगा, तो फिर भी A के सामने A आ जाएगा। भाई इंटरचेंज करने से भी क्या फर्क पड़ेगा? ऊपर से A आ जाएगा, नीचे से ऊपर A चला जाएगा, तो अभी भी A के सामने A के सामने A रहेगा। तो इंटरचेंज करने के बाद भी हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो मैं यहां लिखूंगा नो जीआई, कोई जीआई यहां पर नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह का भी कोई कंपाउंड हुआ तो उसके अंदर कोई जीआई पॉसिबल नहीं होगी, राइट बेटा। आगे बढ़ते और समझ में आएगी बात आपको। अगर मान लीजिए मेरे पास MAA-B2 टाइप का कोई कंपाउंड हो, MAA-B2 टाइप का कोई कंपाउंड हो, क्या ये जीआई पॉसिबल है? तो चेक करते हैं बेटा इसमें जीआई पॉसिबल है या नहीं है। तो आप देखोगे, मान लीजिए मेरे पास यहां पर डोनेट करने वाला A है,
द्विदंती लिगेंड। यहां से मान लीजिए बी और यहां भी बी डोनेट कर रहा है और यहां से बी डोनेट कर रहा है और यहां से बी डोनेट कर रहा है। अब चेक करो, मुझे बताओ ए के सामने बी है, यहां भी ए के सामने बी है, इंटरचेंज कर दो, इनको रोटेट कर दो, तो रोटेट करने के बाद भी आपको दिखेगा ए के सामने बी, ए के सामने बी। भाई रोटेट करने के बाद भी कौन सा नया रूप आ जाएगा? नहीं आएगा, फिर भी आपको ए के सामने बी और ए के सामने बी ही दिखेगा। इसका मतलब आप यहां भी बोल सकते हो नो जीआई, कोई जीआई पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि वर्ग समतुल्य जटिल यौगिक। अभी एक और कंपाउंड लेता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मेरे पास कंपाउंड है बेटा, कोई भी केस होगा ये, मेरे पास एम A2B2 टाइप का, ये लेते हैं A2B2 टाइप का, ये कोई सॉरी कॉम्प्लेक्स है A2B2 टाइप। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, ये मेरे पास एक वर्ग है, यहां मान लीजिए मेरा ए लग रहा है, यहां भी ए लग रहा है, यहां बी लग रहा है और यहां भी बी लग रहा है। अब मुझे बताओ ए के सामने बी है, यहां भी ए के सामने बी है। अब इनको इंटरचेंज कर दो, इनको जब इंटरचेंज करोगे तो आप मुझे बताओ बी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। इंटरचेंज करने के बाद इंटरचेंज करा तो बी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया। तो अब मुझे बताओ ए के सामने ए आ गया ना, ए के सामने ए और बी के सामने बी आ गया बेटा। तो आप मुझे बताओ क्या नया उत्पाद बना है? नहीं बना, बिल्कुल बना, नया उत्पाद बना। इसका मतलब यहाँ जीआई पॉसिबल है। और जीआई कितने मिलेंगे आपको? दो जीआई, दो रूप मिलेंगे, एक सिस होगा भाई, दो सेम ग्रुप सेम साइड में है ना, तो सिस फॉर्म होगी। और जब सेम ग्रुप अपोजिट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। चाहे बी से देखो चाहे एक से देखो, जब दो सेम ग्रुप सेम साइड होगा सिस फॉर्म, जब दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो जाए तो ट्रांसफॉर्म। तो यहां से आपने एक चीज सीख ली होगी कि वर्ग समतुल्य जटिल यौगिक जीआई मतलब पॉसिबल होती है, ज्यामितीय समावयवता संभव है, लेकिन हर वर्ग समतुल्य जटिल यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करे ये जरूरी नहीं है। इसलिए चेक करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जीआई है भी या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। MAB2 अगर कोई ऐसा द्विदंतीय लिगेंड है, असमित द्विदंतीय लिगेंड है, मैं यहां लिख देता हूं, ये मेरा क्या है बेटा? असमित द्विदंतीय लिगेंड। तो अगर मेरा कोई ऐसा असमित द्विदंतीय लिगेंड है तो क्या अब ये जीआई पॉसिबल है? एग्जाम्पल में दिखा देता हूं, ग्लाइसिनेटो NH2CH2 COO-, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो नाम है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेट भी बोल सकते हो। अब यहां से आप देखोगे एन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन और यहां से आप देखोगे ओ डोनेट करेगा। तो डोनर अगर मैं इसे ए कहूं तो इसे यहां पर बी कहूं तो ये ए बी टाइप का द्विदंतीय लिगेंड। अब मैंने कहा यहां पर मेरे पास केंद्रीय धातु परमाणु इस तरीके से, मान लीजिए यहां पर ए डोनेट कर रहा है और यहां पर बी कर रहा है, यहां पर ए कर रहा है और यहां पर बी कर रहा है, ये ऐसा द्विदंतीय लिगेंड। तो आपने देखा ए के सामने बी है और यहां भी देखा ए के सामने बी है, राइट। अब मैं इनको ट्विस्ट कर दूं, अगर रोटेट कर दूं, इनकी पोजीशन को चेंज कर दूं, बी को ऊपर ले जाऊं, ए को नीचे ले आऊं, ऐसे बेटा यहां पर तो सेम रहेगा, यहां पर सेम रहेगा। तो अब आपने देखा होगा ए के सामने ए आ गया और बी के सामने बी आ गया, तो अलग रूप हो गया ना, अलग ग्रुप हो गया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं? जब दो सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं सिस फॉर्म, और इसको मैं क्या बोल सकता हूं? ट्रांसफॉर्म। तो अलग ग्रुप हो गया नहीं हो गया? जल्दी से बताओ। अलग है तो जीआई है। कितने जीआई पॉसिबल है? दो एक्सिस और एक ट्रांस, दो जीआई पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से आप देख सकते हो जीआई को। एक और लास्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हालांकि हमें आगे पढ़ना ही है इसको, MABCD टाइप, MABCD टाइप, राइट। अगर मैं MABCD यानी कि ABCD क्या है? एक दंतीय लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, सब मोनोडेंटेड लिगेंड है, राइट। अब चेक करो, अगर अलग अलग लिगेंड है चारों के चारों, ABCD, मुझे जीआई बनाना है। तो अब ए के सामने कौन है? डी है, ए के सामने डी है। ट्विस्ट करो और ट्विस्ट करने के बाद आप देखोगे ए को फिक्स करना है बेटा, डी ऊपर चला गया तो अब ए के सामने सी आ गया,
ए के सामने कौन आ गया, सी आ गया। अलग है या नहीं है, जल्दी बताओ। अलग है नहीं, बिल्कुल अलग है। तो अगर अलग है तो जीआई पॉसिबल है। अब इनको ट्विस्ट कर दो, ऐसे ट्विस्ट कर दो। ऐसे ट्विस्ट करोगे तो बेटा अब हमारे पास यहां डी मिलेगा और सी, और यहां आपको क्या मिलेगा, बी। अब ए के सामने बी आ गया, अब ए के सामने बी आ गया। तो इसके केस में जीआई कितने पॉसिबल होंगे बेटा, 3 जीआई पॉसिबल होंगे, एक ये और एक ये। तो सिंपल यहां देख सकते हो, ए को फिक्स करो, बाकी ए के सामने एक बार बी आएगा, एक बार सी आएगा और एक बार डी। जैसे ए के सामने एक बार डी, ए के सामने एक बार सी और ए के सामने एक बार डी। तो 3 जीआई पॉसिबल है। तो सिंपली आप ऐसे देख सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे ज्यामितीय समावयवता। तो चेक करो बेटा, ऐसे समावयवी यौगिक जिनके अणु सूत्र, संरचना सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर लिगैंडों की स्थितियां भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट होती है, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, तथा यह घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। राइट, ध्यान से सुनना बेटा। इन यौगिकों के समकक्ष रूप सिस फॉर्म में एक जैसे दो लिगैंड एक ही दिशा में रहते हैं, जबकि विपक्ष रूप ट्रांसफॉर्म में एक जैसे दो लिगैंड विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे कि मैं समझा चुका हूं आपको, सिस फॉर्म में एक जैसे दो सेम ग्रुप सेम साइड में होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, और ट्रांसफॉर्म में एक जैसे दो लिगैंड जो होंगे वो अपोजिट होंगे, मतलब 180 डिग्री पर होंगे। राइट, इस कारण इसे समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। दूसरा नाम है इसका समपक्ष विपक्ष समावयवता। आगे देखो, इस प्रकार की समावयवता ऐसे जटिल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या 4 या 6 होती है। जो ज्यामितीय समावयवता है वो ऐसे जटिल यौगिकों में पाई जाएगी जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या फिर 6 होती है। राइट, आगे देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, उपसहसंयोजक संख्या 4 की। तो जैसे कि आप जानते हो, जो उपसहसंयोजक संख्या 4 है वो चतुष्फल के जटिल यौगिक और वर्ग समतलीय जटिल यौगिक दोनों में पाई जाती है। राइट, और मैंने संकरण में बताया आपको कि अगर चतुष्फल की है तो sp3 संकरण होगा, और अगर वर्ग समतलीय है तो dsp2 संकरण होगा। राइट, तो आप देख सकते हो केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या 4, चतुष्फल के ब्रैकेट में लिख सकते हो sp3, वर्ग समतलीय या समतल वर्गाकार dsp2, ब्रैकेट में लिख सकते हो dsp2। राइट बेटा, जटिल यौगिकों में पाई जाती है, जटिल यौगिकों में पाई जाती है। हमने सबसे पहला केस लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चतुष्फल के टेट्राहेड्रल। और जैसा कि मैंने बताया कि जो चतुष्फल के जटिल यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि चारों लिगैंड एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होते हैं और एंगल कितना रखते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब एक लिगैंड बाकी 3 लिगैंड से 109 डिग्री 28 मिनट से 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर होता है, जिस कारण इनकी पोजीशन चेंज करने के बाद भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्राप्त नहीं होती है। इसलिए मैं बोल सकता हूं जो टेट्राहेड्रल होंगे वो जीआई उनमें जीआई पॉसिबल नहीं होगी। तो चेक करो बेटा, चतुष्फल के जटिल यौगिक में ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाती है, क्योंकि चतुष्फल के जटिल यौगिकों में चारों लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से समान दूरी पर उपस्थित होते हैं तथा एक ही प्रकार का आबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट रखते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि वे चतुष्फल के संकुल जिनमें दो भिन्न प्रकार के एक दंतुक लिगैंड केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हो ज्यामितीय समावयवता क्यों नहीं दर्शाते हैं, ज्यामितीय समावयवता क्यों नहीं दर्शाते हैं। रीजन बिल्कुल सेम आपको ऊपर लिखा हुआ है, यही रीजन आपको नीचे लिखना है। राइट बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्ग समतलीय जटिल यौगिक के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वर्ग समतलीय जटिल यौगिक होते हैं उनमें जीआई पॉसिबल होती है। तो चेक करते हैं बेटा, वर्ग समतल वर्गाकार जटिल यौगिकों में इस प्रकार की समावयवता पाई जाती है। समतल वर्गाकार जटिल यौगिक जिनका सामान्य सूत्र Ma2B2, Ma2BC तथा MABCD, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो एग्जांपल हमने लिए, MABCD होता है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जहां ABCD एक दंती लिगैंड है। यहां पर आप एक और एग्जांपल भी नोट कर सकते हो, यहां पर एक और एग्जांपल मैं यहां पर लिख देता हूं, MAB2
इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स होगा वो भी हमारे पास ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल उठाया बेटा Ma2B2, ये वाला एग्जांपल लिया हमने Ma2B2 प्रकार के जटिल यौगिक, Ma2B2 प्रकार के जटिल यौगिक। तो इस प्रकार के जटिल यौगिकों के मुख्य उदाहरण चेक करो बेटा, Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2 तथा Pd NH3 का होल ट्वाइस NO2 है। हमारे पास जो इनके अंदर संकरण मिलेगा वो DsP2 मिलेगा। संकरण क्या होगा इनके अंदर, DsP2 होगा, जिसका इनकी जो संरचना होगी वो वर्ग समतलीय होगी, वर्ग समतलीय होगी। एक और बात अगर आप देख लो, अगर मेरे पास कोई एलिमेंट 4D और 5D का है तो डेफिनेटली बेटा उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी, और उसके अंदर जो हमें ज्योमेट्री देखने को मिलेगी वो स्क्वायर प्लेनर देखने को मिलेगी, स्क्वायर प्लेन। अगर मेरे पास 4D और 5D का कोई सेंट्रल मेटल एटम है, 4D सीरीज का हो या फिर 5D सीरीज का हो, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुई तो फिर उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। ये बात दिमाग में रखना। खैर आगे बढ़ते हैं। मैंने एग्जांपल में उठाया Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2, तो Pt NH3 का होल ट्वाइस Cl2 के लिए समकक्ष विपक्ष रूपों का निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके भाई समकक्ष विपक्ष रूप बनाने, जैसे कि आप जानते हो स्ट्रक्चर क्या होने वाली है इसकी, स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर बना लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, ये मेरा Pt है, ये रहा। यहां मुझे सिस फॉर्म बनानी है तो दो सेम ग्रुप को सेम साइड में रखूंगा। अब मैं दो सेम ग्रुप ले रहा हूं NH3, तो दो सेम ग्रुप सेम साइड में रखो, एक NH3 यहां, एक NH3 यहां, 90 डिग्री के एंगल पर है दोनों। नीचे Cl ले लो, Cl भी दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है बेटा, राइट। अब इनको इंटरचेंज कर दो, तो ये फॉर्म हो गया मेरी सिस फॉर्म। सिस फॉर्म मतलब समकक्ष रूप। इनको इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने के बाद आप देखोगे, इंटरचेंज करने के बाद आप देखोगे बेटा यहां मेरा NH3 फिक्स है, Cl फिक्स है, यहां मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो Cl ऊपर चला गया और NH3 नीचे चला गया, तो दो सेम ग्रुप अपोजिट हो गए, 180 के एंगल पर हो गए। तो अब ये मेरी कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, ट्रांसफॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म। ये मेरी कौन सी फॉर्म हो गई, ट्रांसफॉर्म। यहां 180 एंगल पर है दो सेम ग्रुप, और यहां बेटा 90 डिग्री पर है दो सेम ग्रुप। ये देख सकते हो यहां मेरा 90 डिग्री का एंगल होगा और यहां मेरा 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां मेरा सिस फॉर्म और ये मेरा ट्रांसफॉर्म, राइट। अब इनमें ये वाला एग्जांपल आप खुद करके देखना, राइट। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल लिया हमने Ma2BC प्रकार के जटिल यौगिक, Ma2BC प्रकार के जटिल यौगिक, यानी कि दो लिगेंड तो मेरा एक जैसे है और दो लिगेंड अलग अलग। तो इस प्रकार के जटिल यौगिक का मुख्य उदाहरण Pt NH3 का होल ट्वाइस ClBr, या आप ले सकते हो Pt NH3 का होल ट्वाइस NO2Cl है। इसके समकक्ष विपक्ष रूपों को निम्न प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि एक इसकी जो स्ट्रक्चर आने वाली है, ज्योमेट्री आने वाली है, वो वर्ग समतलीय होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। तो मैं बना देता हूं बेटा, चेक करो। अब आप देखोगे यहां पर मेरे पास दो सेम ग्रुप को सेम साइड में रखना है, 90 डिग्री के एंगल पे रखना है। यहां Cl ले लो और यहां ले लो Br, राइट। अब चूंकि दो सेम ग्रुप सेम साइड में है तो मेरी कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म, सिस फॉर्म। अब इनको इंटरचेंज कर दो ऐसे, और इंटरचेंज करने के बाद आप देखोगे एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, एक नया कंपाउंड मिलेगा। करो भाई, यहां मेरा Cl चला, सॉरी Br चला गया, यहां हमारा Br चला गया बेटा, Br, और नीचे मेरा कौन आ गया, NH3। तो आप देख सकते हो दो सेम ग्रुप अपोजिट हो जाएंगे, दो सेम ग्रुप अपोजिट। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी मेरी, ट्रांसफॉर्म। अब बच्चों के दिमाग में आ सकता है सर आपने ये इंटरचेंज करा, ये वाला इंटरचेंज कर लो। अब ये वाला इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, अगर आप ऐसे इंटरचेंज करते हो तो कर लेते हैं भाई, करने में क्या जा रहा है। ये इंटरचेंज करोगे तो यहां Cl आ जाएगा, यहां Br, यहां NH3, यहां NH3। अब चेक करो बेटा, ध्यान सुनना, अभी भी NH3 के सामने कौन है, Cl, NH3 के सामने कौन है, Br, यहां भी ऐसे ही NH3 के सामने बेटा
सॉरी NH3 के सामने Br, NH3 के सामने Cl, तो ये दोनों रूप एक ही है। अगर ऐसे इंटरचेंज करोगे तो दोनों रूप एक ही है। NH3 के सामने Br, बताओ NH3 के सामने Br है या नहीं है? यहाँ NH3 के सामने कौन है? Cl, यहाँ भी NH3 के सामने कौन है? Cl, तो ये दोनों रूप एक ही है। जबकि यहाँ आप देखोगे कि NH3 के सामने NH3 आ गया, Br के सामने Cl आ गया, तो ये अलग अलग कंपाउंड, इसलिए हमारे पास ये इंटरचेंज करने से कोई नया प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पर मुझे कोई नया प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलने वाला। तो इसके अंदर जो GI है वो कितनी होगी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो 2 ही होगी, GI2 ही होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। MABCD, जहां ABCD क्या है मेरे? एक दंतुक लिगैंड है, एक दंती लिगैंड। तो MABCD प्रकार के जटिल यौगिक, तो इस प्रकार के जटिल यौगिक का मुख्य उदाहरण PT, NH3, PY। PY में हमारे पास क्या होता है बेटा? पाइरिडीन, पिरिडीन, Cl, Br है। ये इनमें 3 ज्यामितीय समावयी रूपों में पाया जाता है। इसकी जो ज्यामिति है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो 3 है। कैसे? वो ध्यान से देखते हैं। हाँ, ध्यान से देखते हैं। ये मेरा PT, जैसे कि मैंने अभी लास्ट वाला एग्जांपल लिया था, MABCD टाइप का एग्जांपल लिया था, जिसमें मैंने A को फिक्स करा था और बाकी A के सामने B रखा, फिर A के सामने C रखा, फिर A के सामने D रखा, वही वाला एग्जांपल है बेटा। तो मैंने यहां ले लिया, मान लीजिए NH3, इसको NH3 को फिक्स करना है। यहाँ PY, यहाँ मेरा Cl और यहाँ मेरा Br। कैसे रख लीजिए अरेंजमेंट। ये मेरे पास है फर्स्ट। अब मैंने क्या करा बेटा, ध्यान से सुनना, इंटरचेंज करा। अब के इंटरचेंज कैसे करना है? एक बार इसको रोटेट ऐसे करना है, एक बार रोटेट ऐसे करना है, जैसे कि अभी इससे पिछला वाला मैंने बताया था। एक बार रोटेट ऐसे करना है, एक बार रोटेट ऐसे करना है। तो मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, तो NH3 तो मैंने फिक्स कर रखा ही है। जब मैंने ऐसे रोटेट करा, Br ऊपर गया, Cl नीचे आया और ये मेरा PY। तो अब आप देखोगे बेटा, यहां पर आप देखोगे NH3 के सामने है Br, NH3 के सामने कौन है? Br, और बेटा PY के सामने है Cl। यहां चेक करो, NH3 के सामने कौन है? Cl, और बेटा PY के सामने कौन है? Br। बताओ अलग है या नहीं है? जल्दी से बताओ। अलग है। इंटरचेंज करो नेक्स्ट। अब के कैसे इंटरचेंज करना है बेटा? अब के मुझे इंटरचेंज करना है ऐसे, ये वाला ऐसे रोटेट करना है। और जब ऐसे रोटेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहां Br मिलेगा, यहां आपको Cl ही मिलेगा, यहां आपको बेटा सॉरी Br नहीं PY मिलेगा, यहां Br मिलेगा और यहां मेरे पास NH3 फिक्स इंटरचेंज करने के बाद। अब NH3 के सामने कौन गया बेटा? PY। अब बेटा Br के सामने कौन गया? Cl। चेक करो क्या ये कंपाउंड अलग है या नहीं है। क्या आपको Br के सामने कहीं पर Cl दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या आपको PY के सामने कहीं पर NH3 दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा। अलग कंपाउंड। इसका मतलब इसके अंदर जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो कितने मिलेंगे आपको? 3। ये तीनों के तीनों अलग रूप है। तीनों के तीनों कौन सी फॉर्म है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जांपल दे रखे थे, मैंने आपको बता दिया। इससे पहले कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा भी मैंने आपको समझाए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उपसह संयोजक संख्या 6 में। अगर मेरे पास उपसह संयोजक संख्या 6 है तो 6 होने के बाद उसकी ज्योमेट्री अष्टफल की होगी। तो अष्टफल के अंदर आप देख सकते हो, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाऊं, ये मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है जहां मेरा ए यहां होगा, बी यहां होगा, मान लीजिए सी यहां होगा, डी यहां होगा, और मैंने कहा सेंट्रल मेटल एटम यहां है, ई यहां मान लो, ई और एफ यहां मान लो। ये मेरा ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब ध्यान से सुनना बेटा, ऑक्टाहेड्रल क्या है? ये मेरा एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, एक लिगेंड मेरा ऊपर होगा और एक लिगेंड मेरा नीचे होगा। ये ऑक्टाहेड्रल के केस में आ जाएगा। एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, ये मेरा क्या होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल होगा, एक ऊपर और एक नीचे प्लेन का अकॉर्डिंग। तो ये मेरा वर्ग है, जैसा कि आप देख रहे हो, इस वर्ग के एक ऊपर है और एक नीचे है, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब आप जब देखोगे इस प्लेन के अकॉर्डिंग, तो यहां अगर मान लीजिए कोई लिगेंड है, मान लीजिए कोई लिगेंड है, सपोज दैट, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा इस प्लेन के सारे लिगेंड के साथ। ऐसे नीचे वाला भी सारे लिगेंड के साथ कितने का एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और मैंने आपको बताया था सिस फॉर्म क्या होती है?
जब कोई दो सेम ग्रुप एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हो उसे सिस फॉर्म कहेंगे, और जब वही दो सेम ग्रुप एक दूसरे से 180 का एंगल बनाते हो तो उसे हम ट्रांसफॉर्म कहेंगे। तो सिस फॉर्म के लिए ध्यान से सुनना बेटा, सिस फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, जब सिस फॉर्म की बात करते हैं तो मेरे पास है स्क्वायर प्लेनर। सिस फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, यहां पर जो एक लिगैंड होगा ए और यहां पर जो ए लिगैंड होगा, ये सेम ग्रुप जब सेम साइड में, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, अरे बना रहे होंगे भाई मेटल से, कितने का 90 डिग्री का, तो मैं इस फॉर्म को बोलूंगा सिस फॉर्म। दो सेम ग्रुप जब हम यहां, अच्छा ये जरूरी नहीं कि यहीं पर, मैं यहां भी रख सकता हूं, ध्यान सुनो, ये ध्यान से सुनो बेटा, ये एक लिगैंड है, ये एक लिगैंड है, ये एक लिगैंड है और ये एक लिगैंड, चार हो गए, यहां एक लिगैंड, तो ये वाला लिगैंड इन चारों से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है, बिल्कुल, तो यहां रखूंगा एक लिगैंड को मैं, और यहां चारों में से किसी भी पोजीशन पे रखूंगा, तो ये लिगैंड इन चारों के साथ 90 का एंगल बना रहा होगा, तो जब मैं एक समान लिगैंड यहां और वही लिगैंड में यहां रखूं तो ये लिगैंड उस लिगैंड से क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिस फॉर्म। तो चाहे ए को यहां रखो, चाहे ए को यहां रखो, चाहे यहां रखो, सिस फॉर्म ही होगा, हम जनरली यहां मान के चल लेते हैं कि ये सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसफॉर्म में हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन तो फिक्स कर ही देंगे, ट्रांसफॉर्म, इस वाले ए को मैं यहां रख दूंगा। अब आप देख सकते हो ये एक दूसरे से कौन कितने डिग्री एंगल पर होंगे, 180 के एंगल पर होंगे, 180 के एंगल पर होंगे, तो इस फॉर्म को मैं क्या कहूंगा, ट्रांसफॉर्म कहूंगा। तो सिस फॉर्म के लिए दो सेम ग्रुप यहां रखेंगे, ट्रांसफॉर्म के लिए दो सेम ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट कर देंगे, एक नीचे और एक ऊपर, प्लेन का नोटिस, एक ऊपर और एक नीचे, 180 का एंगल हो जाएगा, राइट। तो अब ध्यान सुनना, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। मान लीजिए मेरे पास कोई MA6 टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, 6 के 6 लिगैंड एक जैसे, क्या ये GI पॉसिबल है इसके अंदर? तो हम देखते हैं कि जब मैं यहां पर 6 के 6 लिगैंड को एक जैसे रखता हूं और फिर इनको इंटरचेंज करता हूं, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इंटरचेंज करो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई नया उत्पाद, नया प्रोडक्ट मिलेगा क्या, या नया कंपाउंड मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे नो GI। अगर कोई इस तरह का कॉम्प्लेक्स है तो आप कहोगे उसके अंदर कोई GI पॉसिबल नहीं है। जैसे आप कह सकते हो भाई CONH3 का 6 एक जैसे लिगैंड है, तो मैं आपसे कहूं क्या ये GI पॉसिबल है इसके अंदर? आप कहोगे नो GI, क्योंकि 6 के 6 लिगैंड एक जैसे। अब मैं जब इंटरचेंज करूंगा तो एक नया प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं, नया कंपाउंड मिलेगा ही नहीं, और नया कंपाउंड नहीं मिलेगा तो GI पॉसिबल नहीं होगी। ये बात समझ में आती है कि जल्दी बताओ, आगे की बात समझ में? आगे देखो बेटा, आगे देखो, मान लीजिए मैं यहां से कहूं मेरे पास MA5B टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है, 5 एक जैसे लिगैंड है और एक अलग है, तो क्या अब GI पॉसिबल है? तो चेक कर लेते हैं बेटा, हमें चेक करना है, ये मेटल है, यहां मान लीजिए A है, यहां B है, AA। अब ध्यान से सुनना, यहां पर अगर आप देखोगे तो A के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है B का, A के साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है B का। यहां बेटा आप देखोगे जब मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो इंटरचेंज करने के बाद यहां B लिया है मैं, यहां A है, यहां A है, यहां A है, यहां A है, यहां अभी भी A का B के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री है, अभी भी 90 डिग्री है, पहले भी 90 डिग्री था भाई, ये भी तो A है और ये भी तो A है, ये भी A है, ये भी A है, एंगल तो 90 डिग्री है ना। तो एक नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक नया कंपाउंड नहीं मिलेगा, और नया कंपाउंड नहीं मिलेगा तो GI पॉसिबल नहीं है, तो इसमें भी कोई GI पॉसिबल नहीं होगी, नो GI बोल सकते हो, नो GI, नो GI। लेकिन अगर आप क्या करते हो बेटा, MA4B2 टाइप का अगर कंपाउंड लेते हो, MA4B2 टाइप का, तो अब मैं क्या करूंगा, दो सेम ग्रुप को सेम साइड रखूंगा, चेक करना बेटा अच्छे से, यहां AB है ना, तो B ले लेते हैं, यहां B और यहां B, दो सेम ग्रुप को सेम साइड रख लो, दो सेम ग्रुप को सेम साइड रखो भाई। अब यहां B और B के बीच का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो सिस फॉर्म होगी,
इनको अपोजिट कर दो। अपोजिट में मैं ए को ऊपर ले जाऊंगा, बी को नीचे ले। तो जब मैं पोजीशन को चेंज करता हूं, इंटरचेंज करता हूं, तो यहाँ बी है, यहां मेरा ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा और यहाँ बी। अब बी और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 180 का एंगल होगा। तो अपोजिट होगा तो ये फॉर्म क्या होगी मेरी? ट्रांस। इसका मतलब यहां जीआई पॉसिबल है। तो इस तरह के कंपाउंड के अंदर जीआई पॉसिबल है, इस तरह कंपाउंड के अंदर जीआई पॉसिबल है। तो आप चेक कर सकते हो, केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजक संख्या 6 अष्टफल के जटिल यौगिकों में पाई जाती है। इस प्रकार के जटिल यौगिक जिनका सामान्य सूत्र Ma4B2, अभी दिखाया मैंने Ma4B2, राइट, Ma4BC, यानी कि ये दो अलग अलग हो जाए BC, या फिर Ma3B3, A3B3, तीन एक जैसे लिगैंड हो, तीन एक जैसे लिगैंड हो, तथा MAA2B2, दो ऐसे सममित द्विदंती लिगैंड हो और दो अलग लिगैंड हो, एक जैसे होता है, ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, जहां ए बी सी एक दंती लिगैंड तथा ए हमारा कैसा बेटा? सममित द्विदंती लिगैंड, जिसे हम एथिलीन डायमीन भी कह सकते हो, एथिलीन डायमीन, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ले लिया बेटा Ma4B2 प्रकार के जटिल यौगिक को, Ma4B2 प्रकार के जटिल, चेक करो। इस प्रकार के जटिल यौगिक का मुख्य उदाहरण CONH3 4Cl2 है। इसके ट्रांसफॉर्म को हम नीचे लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, बहुत अच्छे से। मेरे पास कोबाल्ट है, ये रहा, एक स्क्वायर बनाया मैंने और एक ऊपर और एक नीचे। मुझे सिर्फ ट्रांसफॉर्म बनानी है, तो सिंपल मेरे पास दो Cl है, सेम Cl को यहां रखता हूं, बाकी 4 NH3 है, रख लो भाई, एक NH3 यहां, एक NH3 यहां, एक NH3 यहां और एक NH3 यहां। क्या दो सेम ग्रुप सेम साइड में है तो कौन सी फॉर्म हो? सिस फॉर्म हो गई। जल्दी से बताओ। ट्रांस के लिए क्या करो? इनको इंटरचेंज कर दो, 180 के एंगल पे ले आओ, बहुत आसान है बेटा। ट्रांस के लिए क्या करो? ये मेरा कोबाल्ट है, दो सेम ग्रुप को अपोजिट, एक Cl ऊपर एक Cl ऊपर, बाकी यहां चारों पोजीशन पे क्या दिखाओ? NH3। तो दो सेम ग्रुप अपोजिट हो गए, 180 के एंगल पे हो गए, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? ट्रांस। अच्छा ध्यान रखना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ब्रैकेट लगा के आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, ब्रैकेट लगा के। ये मेरा कौन सी फॉर्म हो गई बेटा? ट्रांसफॉर्म। ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई? ट्रांसफॉर्म। ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये सिस फॉर्म और ये ट्रांसफॉर्म। तो इसके सिस और ट्रांस आप देख सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हो, Ma3B3 प्रकार के जटिल यौगिक। और इस प्रकार के जटिल यौगिक के मुख्य उदाहरण CONH3 NO3 का ट्वाइस, या फिर CONH3 का थ्राइस Cl3। तो इन तीन दोनों में से कोई भी एग्जांपल उठा सकते हो। मैं यहां पर मान लीजिए ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, एनसीईआरटी के अंदर यही दे रखा है तो ये ले रहे हैं हम। ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास है कोबाल्ट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा। ये ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। ये अब मेरे पास है ग्रुप, ध्यान से देखो ग्रुप कौन है। यहां पर 3 NH3 है, एक दो NH3 को सेम साइड रखूंगा, 2 3 NH3 और 3 ही मेरे पास NO2 है, तो 1 2 3 NO2। क्या आपको दिख रहा है बेटा? अब यहां पर आप देख सकते हो दो सेम ग्रुप सेम साइड में है तो हम सिस फॉर्म बोलते हैं, सिस फॉर्म। लेकिन यहां पर एक स्पेशल नाम दिया जाता है, स्पेशल नाम दिया जाता है, उसी नाम को आपको माइंड के अंदर रखना है, क्योंकि वही एग्जाम में आएगा, सिस फॉर्म नहीं आएगी इसके एग्जाम में। वही आप देखोगे, अगर मैं इसको बेटा ऐसे मिला लू इस तरीके से, 1 मिनट ध्यान से देखना बेटा, मैं इस तरीके से अगर मिला लू इसको और ऐसे, तो एक फेस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्राइगोनल। ऐसे सेम यहां पर भी आप देख सकते हो, ध्यान से देखना बेटा, इस तरीके से एक फेस आपको यहां दिख रहा होगा ट्राइगोनल। तो एक फेस ये और एक फेस ये, तो तीनों एक फेस में आ रहे हैं, तीनों यहां पे भी एक फेस में आ रहे हैं,
इसलिए इसको हम बोलते हैं बेटा फेसियल आइसोमर, फेसियल आइसोमर, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं फैक आइसोमर। तो याद रखना बेटा, हमारे पास MA3B3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो फेसियल और मेरिडोनल, MER मेरिडोनल, डियोनल, मेरिडियोनल आइसोमर शो करते हैं। MA3B3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, फोकस करना इस बात को बहुत अच्छे से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। MA3B3 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, वो एक स्पेशल ज्योमेट्री शो करते हैं जिसे हम बोलते हैं फेसियल और मेरिडोनल। फेसियल और फेसियल में क्या होता है, फेसियल में क्या होता है, दो एक जैसे लिगेंड एक समतल में होंगे और एक लिगेंड उनके परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा। जैसे यहां पर ध्यान देखो NH3 NH3 NH3, तो ये एक NH3 दो लिगेंड, दो सेम लिगेंड के अपने परपेंडिकुलर होगा। ऐसे यहां देखो NO2 NH3 NO2 NO2, तो एक मेरे पास जो होगा लिगेंड वो बाकी दो लिगेंड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और अगर ऐसा है तो वो फॉर्म क्या कहलाएगी, फेसियल आइसोमर कहलाएगी, जिसे हम फैक आइसोमर बोलेंगे। मेरिडोनल में आप क्या करोगे, मेरिडोनल में क्या करोगे बेटा, तीनों के तीनों सेम लिगेंड एक ही किस में आ जाएंगे, प्लेन में आ जाएंगे। चेक करना बहुत अच्छे से, ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए मेरा कोबाल्ट है ये, अब ध्यान से देखना, NH3 के सामने मैं लाऊंगा NH3 को, NH3 के सामने लाऊंगा मैं NH3 को, ट्रांस बनाना है ना। अब बाकी एक NH3 बचा, तो मान लीजिए उस NH3 को मैं यहां लिख लेता हूं। तो अब बाकी बचा मेरे पास NO2, एक NO2 दो NO2 तीन NO2, तो तीनों के तीनों आप देख सकते हो एक जैसे लिगेंड जब एक ही कॉम्प्लेक्स में होंगे, तीन के तीन लिगेंड NO2 NO2 NO2, जब तीनों के तीनों एक जैसे लिगेंड एक ही प्लेन में होते हैं तो उसे बोलते हैं मेरिडोनल, मेरिडियोनल। समझ रहे हो, मेरिडियोनल किसे कहेंगे, जब तीन के तीन लिगेंड एक ही समतल में होंगे तो उसे मेरिडोनल। और जब मेरे पास दो लिगेंड एक समतल में हो और एक उनके परपेंडिकुलर हो तो उसे बोलते हैं फेसियल। तो ये मेरा कौन सा फॉर्म होगी बेटा, मेरिडोनल, मेरिडियोनल आइसोमर। रेखांकित, इसे रेखांकित भी बोलते हैं, ऐसे भी देख सकते हो, रेखांकित आइसोमर समावयवी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं इसे फलके आइसोमर बोलते हैं, फलके समावयवी। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मर आइसोमर, मर आइसोमर, मर आइसोमर। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास MAA2B2 प्रकार के जटिल यौगिक, और इस प्रकार के जटिल यौगिक का मुख्य उदाहरण जो होगा COAN का होल ट्वाइस Cl2+, राइट। और इसके अगर मैं समपक्ष और विपक्ष रूप बनाऊं तो चेक कर सकते हो, मेरा CO है, बहुत अच्छे से चेक करना बेटा, क्योंकि मुझे सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी है तो दो सेम ग्रुप को सेम साइड में रखना, वो मत बोलना बेटा कभी भी। सेम ग्रुप मेरा कौन है, Cl, तो दो Cl को सेम ग्रुप को सेम साइड में रख दो। अब कौन बचा, En। En एक द्विदंती लिगैंड है, तो मान लीजिए मैं द्विदंती लिगैंड को हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही जोड़ता हूं, तो ये 90 डिग्री का एंगल, यहां पर 90 डिग्री का एंगल। मैं कभी भी द्विदंती लिगैंड को 180 के एंगल पे नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अगर 180 के एंगल पे जोड़ दिया, मान लीजिए मैंने इसको द्विदंती लिगैंड को ऐसे जोड़ दिया, सपोज दैट, ध्यान सुनना बेटा, ये दो पोजीशन तो लग गई, ये चार खाली है। अब मैंने इसको क्या करा, इस तरीके से जोड़ दिया 180 के एंगल पे, या इसको ऐसे जोड़ दिया 180 के एंगल पे, तो क्या होगा, खिंचाव बहुत ज्यादा आ जाएगा। खिंचाव आने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, और स्ट्रेंथ कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए याद रखना, हमेशा द्विदंती लिगैंड को 90 डिग्री के एंगल पर ही जोड़ेंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल, यहां 90 डिग्री का एंगल होगा दोनों के बीच, और इस तरीके से हमारे पास यहां पर आप देख सकते हो, इस तरीके से यहां, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लगा। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इसकी सिस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, इसकी सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म अगर मुझे बनानी है तो दो सेम ग्रुप को अपोजिट कर दो, दो सेम ग्रुप को अपोजिट कर दो भाई, कर रहा हूं, चेक करो, ये रहा। अब दो सेम ग्रुप को अपोजिट, एक सेल यहां एक सेल यहां, अपोजिट हो गए, तो ये 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री पर है, En लगा दो। En मतलब एथिलीन डाइमीन,
और चूंकि आप जानते हो पॉजिटिव चार्ज आने वाला है ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सी फॉर्म होगी जब दो सेम ग्रुप अपोजिट हो जाएंगे? तो ट्रांस फॉर्म। तो आप सिस और ट्रांस बहुत आसानी से आप बना सकते हो और समझ में भी आ गई होगी बात आपको। अगर कहीं डाउट है कोई भी बात है तो आप कमेंट करके अपनी बात को कह सकते हैं, आपका आंसर दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास FeNH3 का होल प्लस CN4 माइनस ज्यामितीय समावयव की संरचनाएं दर्शाइए। मुझे इसकी ज्यामितीय समावयवता बतानी। तो ये कैसा है हमारे पास, अगर आप देखो Ma4B2 टाइप का, 4 एक जैसे लिगेंड है बेटा और 2 एक जैसे। तो बना लेते हैं, इसको बनाने में कुछ मुश्किल थोड़ी है। मेरे पास Fe है और क्योंकि आप जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अष्टफल की होगी, इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी है। सिस फॉर्म के लिए क्या करना है, दो सेम ग्रुप कौन है NH3 को उठाओ, दो सेम ग्रुप को सेम साइड में रख दो बस। बाकी कौन बचा, CN बचा बेटा, लगाओ CN, एक CN यहां, एक CN यहां, एक CN यहां और एक CN यहां। माइनस है, कोष्टक के ऊपर माइनस दिखा दो। ये कौन सी फॉर्म है बेटा इसकी, सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म बनानी है आपको, तो ट्रांस में क्या करना है, दो सेम ग्रुप को अपोजिट कर देना है। दो सेम ग्रुप को जब अपोजिट करोगे तो पहले एक स्क्वायर बना लो, ये। अब अपोजिट करना है दो सेम ग्रुप को, तो मेरा एक NH3 ऊपर लगा दो, एक NH3 नीचे लगा दो, अपोजिट हो गया ना 180 के एंगल में। 4 CN बचे, एक CN यहां, एक CN यहां, एक CN यहां और एक CN यहां, और बेटा कोष्टक के ऊपर माइनस। इसे हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप कर सकते हो। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा और क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।